वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं साइंस। अब तक हमने किया है चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हम आ गए हैं अपने अगले चैप्टर पर, जो कि हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसा कि अब तक हम करते आए हैं, जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के नाम का मीनिंग जानते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर का जो नाम है उसका क्या मीनिंग है। तो लाइफ का मीनिंग क्या होता है? जीवन, सभी को पता है। और प्रोसेसेस क्या होता है? प्रोसेसेस का हिंदी मीनिंग ही क्या होगा? प्रक्रिया। जैसे कि कोई भी एक काम करने की एक प्रक्रिया होती है, आप किसी भी काम को करोगे तो उसका एक प्रोसेस होगा उस काम को करने का। ठीक है। तो इस तरह जैसे हमारे इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, तो इस लाइफ के, जीवन के जीने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो उस जीवन को मेंटेन रखती हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप सभी अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, या आप सोते हैं, या आप कोई भी स्कूल जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप बैठे हैं या लेटे हैं, हर समय हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहे हैं। हम कोई काम करते हैं उसके लिए तो हमें एनर्जी लगती ही लगती है, पर लेकिन अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसी फंक्शंस हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो चलती ही जा रही हैं नॉन स्टॉप। जैसे हमारे दिल का धड़कना, क्या कभी हमारा दिल धड़कना बंद होता है? नहीं। हमारी किडनी का ब्लड को फिल्टर करना, क्या वो कभी बंद होता है? नहीं। हमारे ब्रेन का वर्क करना, वो कभी बंद होता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर सभी, सिर्फ ह्यूमंस की ही नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो लाइफ को मेंटेन रखते हैं, जिनसे लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है। उन्हीं सब प्रोसेसेस को जो लाइफ को मेंटेन रख रहे हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं प्रोसेसेस, उन सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। अभी हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। तो हमारे सिलेबस में लाइफ प्रोसेस के कुछ 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिसमें से पहला क्या है? हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा एक्सक्रीशन। ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि हम खाना खाते हैं या कोई भी हम इनटेक लेते हैं फूड, तो उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। आप सभी ने सुना होगा कि मम्मियों को या हमारे बड़ों को कहते हुए कि आप अच्छा अच्छा खाना खाइए, आप हेल्दी फूड खाइए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस मिले। ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन हुआ ऐसे फूड सब्सटेंसेस का इनटेक करना, ऐसे खाने को खाना जिससे हमें क्या मिले? कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे हमें क्या मिले? बाद में चल के एनर्जी बने हमारे शरीर के अंदर। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स लेने का वो तरीका जिससे हमें आगे चल के क्या मिले? हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेस को, जो हम फंक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे थे, उनको चलते रहने में हेल्प होती है। ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट फॉर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो वो न्यूट्रिशन क्या हुआ? वो तरीका, वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं, और उससे क्या मिलता है? उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिससे बाद में चलकर एनर्जी बनती है, जो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ? हमारा न्यूट्रिशन हुआ। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या हमारा पहला लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस क्या पढ़ा हमने? कि बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने वाले वो प्रोसेसेस जिससे लाइफ क्या करती है? हमारी मेंटेन रहती है, वो लाइफ प्रोसेसेस है, जिसमें हमारा पहला लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। अब बात आती है आगे न्यूट्रिशन में, कि जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारा? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे फूड सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, या हमारी ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है। हमारे शरीर जो है उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं हमारे? मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि आपने इसके वर्ड में ही सुना होगा, नाम देखा होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो का मतलब क्या हुआ? एक तरह से मेजर। ठीक है। मैक्रो मतलब बड़े या ज्यादा मात्रा में। तो जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, वो होते हैं हमारे क्या? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो हमारी बॉडी को
कम मात्रा में चाहिए होते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे कितने तरीके के हुए, दो तरीके के, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स और वाटर, ये हमारे 5 का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें से हमें पढ़ने अभी सिलेबस में 3 हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी एक तरह से हमें देता है। जैसे अभी मैं कहूँ कि मुझे कोई हैवी वर्कलोड करना है तुरंत जा करके, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा फूड इंटेक लूंगा जिससे मुझे क्या मिले, जिस फूड के अंदर क्या हो, मैक्सिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिससे मुझे क्या मिले, इंस्टेंट एनर्जी मिले। ठीक है, फिर दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है हमारा, फैट। फैट क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी के लिए, ये एक तरह से क्या हमारी स्टोर्ड एनर्जी है, जिससे कि हम क्या होता है, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते कुछ समय तक, हम जैसे व्रत रखते हैं 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, तो उस समय पे जब हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है लेकिन हमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स नहीं हम इनटेक ले पा रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी फैट स्टोर है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी यूज होती है, वो फैट यूज होता है हमारे डेली के वर्क के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन हमारा काम आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी मसल बिल्ड के लिए। हमारी बॉडी जब ग्रो करती है, डेवलप होती है, तो उसमें मैक्सिमम रोल किसका होता है, उसमें जो यूज होता है वो क्या, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है हमारा, प्रोटीन है। हमारा चौथा मैक्रोन्यूट्रिएंट मैंने बताया था फाइबर। फाइबर क्या करता है, जब हमारे ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने होते हैं, तो फाइबर्स इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइबर्स हमें एनर्जी नहीं देते, हमारी मसल्स बिल्ड नहीं करते, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल नहीं निभाते, लेकिन हमारा जो फूड डाइजेस्ट होना होता है उसमें फाइबर्स का काफ़ी अच्छा रोल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि खाना खाने से पहले हमें सलाद खानी चाहिए, क्योंकि सलाद में हमारे मैक्सिमम फाइबर्स रहते हैं। और 5वां हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया वाटर, जो कि हमें डेली लेना ही लेना है, 2 से 3 लीटर हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, हमारा वाटर मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी। तो फिर उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स हो जाते हैं वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमें किस में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हुए हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए। फिर अब ये तो बात रही न्यूट्रिएंट्स की, अब वापिस आ जाते हैं न्यूट्रिशन पर। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो हम पढ़ रहे थे हमारा न्यूट्रिशन, और हमें फिर न्यूट्रिशन हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स से हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं। हमने देखा न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम आगे पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन होते हैं हमारे 2 तरीके के, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप इसके नाम में देख सकते हैं कि नाम में ही क्या आ रहा है, ऑटो आ रहा है। और ऑटो नाम से आप समझ सकते हैं कि जैसे ऑटोमेटिक कोई मशीन होती है, वो अपना काम खुद से करती है। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन जो इनटेक लेते हैं, वो किसी अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद ही बना लेते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते। उन ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिएंट्स लेने को, न्यूट्रिशन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो वो है हमारे ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी। ओके, तो उसके बाद अब आता है हमारा कि अच्छा, एक चीज इसमें ये हम देखने वाली बात है कि अगर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है वो खुद से हो रहा है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो ये न्यूट्रिशन खुद ले रहे हैं, खुद न्यूट्रिएंट्स अपने बना रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से नहीं ले रहे, पर किसी न किसी सब्सटेंस की तो इन्हें जरूरत पड़ रही होगी अपना न्यूट्रिशन बनाने के लिए। तो जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बना रहे हैं, वो बनाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट से। आप सभी ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन आ जाते हैं, जितने भी हमारे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब A to Z लिविंग, वो किस में आ जाते हैं, हमारे बायोटिक में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं
जिंदा रहने में, अपने लाइफ प्रोसेसेस को चलाने में, वो कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट पर, ना कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना रह करके किस पे डिपेंड होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट पर। और ये अबायोटिक कंपोनेंट कौन होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और सोइल, ये सब कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। वहीं जो हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। अब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, और लिविंग बीइंग्स को क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं, और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट कौन हो गए, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, सोइल वगैरह, और बायोटिक कंपोनेंट हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आगे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा कि जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपने न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और न्यूट्रिशन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ्स। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम ऑटोट्रोफ्स। तो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन एल्गी हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, इन्हें हम क्या नाम दे सकते हैं, ऑटोट्रोफ्स नाम दे सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर कैसे रहे हैं, इनके अंदर ये जो प्रोसेस है कैरी आउट हो कैसे रहा है। वो प्रोसेस हमें पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स ग्रीन होती है, क्यों। जैसे कि हमारा ब्लड रेड है, तो वो ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, और वो रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी है हमारी, वो सेल्स रेड क्यों है, क्योंकि उनके अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, एक रेड कलर का पिगमेंट, जिस वजह से वो हमारी आरबीसी रेड होती है, जिस वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। ठीक इसी तरह हमारे जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की सभी लीव्स के, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स के अंदर हमारे 3 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हमारे ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर होते हैं क्लोरोफिल्स। ठीक है, और जो दूसरे हमारे कंपोनेंट्स हैं वो आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में तीनों कंपोनेंट पढ़े ही होंगे कि क्रोमोप्लास्ट होते हैं हमारे कलरफुल पिगमेंट, जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स में फ्लावर्स पर कलर आता है, कलरफुल जो भी अदर देन ग्रीन कोई भी कलर जो आता है वो किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ठीक है, तो हमारे ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्रोमोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो जितनी भी लीव्स होती है हमारी वो ग्रीन तो होती हैं, और साथ ही में उनके ऊपर क्या बने रहते हैं, टाइनी पोर्स बने रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स बने रहते हैं। तो जो लीव्स के ऊपर हमारे टाइनी पोर्स बने रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, एक छोटा सा छेद बना हुआ है, एक टाइनी पोर बना हुआ है। तो ये टाइनी पोर क्या है, ये सभी लीव्स में प्रेजेंट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं। इसी स्टोमेटल पोर के चारों तरफ क्या मौजूद होते हैं, गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, और उन्हीं में क्या होते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये जो ग्रीन छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। क्योंकि जो ये हमारे ऑटोट्रोफ्स हैं जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, इनके इस न्यूट्रिशन करने के प्रोसेस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है, जब भी आपने सुना होगा कि जो प्लांट्स हैं वो रूट्स में से क्या लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ये वाटर क्या कहाँ जाता है, पेड़ के हर एक पार्ट में जाता है, लीव्स तक भी जाता है। लीव्स में जैसे ही ये पानी, ये वाटर कहाँ आता है, तो स्टोमेटा तक पहुंचता है और गार्ड सेल्स तक पहुंचता है। तो ये गार्ड सेल्स पानी के आने के बाद क्या कर जाते हैं, जैसे इनमें पानी एब्जॉर्ब होता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, ये एक तरह से सूज जाते हैं। जैसे किशमिश होती है, हम पानी में भिगो के रखते हैं और वो क्या करती है, स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। तो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स भी वाटर आने के बाद क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जिनसे स्टोमेटा का मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है,
अब इस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जैसी होती है तो ये हमारे स्टोमेटल पोर जो होते हैं ये बाहर एयर में से क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो स्टोमेटा में जो वाटर होता है गार्ड सेल्स में, तो जैसे ही वो वाटर यूज हो जाता है एक प्रोसेस के लिए जिससे क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, तो जैसे ही वो वाटर यूज होता है गार्ड सेल्स का, तो गार्ड सेल्स का पानी यूज हो गया। अब उसमें पानी क्या बचा, नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत बचता है अगर, तो वो भी इवेपोरेट हो जाता है। तो जो गार्ड सेल्स है उनके अंदर जो पानी था वो अब यूज हो गया, जिस वजह से वो स्वेल हो रखे थे, अब वो नहीं है। तो अब गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, वापस से श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, जिस स्टोमेटा का जो मुंह है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पानी बचा था यहाँ पर, वो जैसे ही रिलीज होता है उसको कहते हैं हम क्या, प्रोसेस एक होता है ट्रांसपिरेशन, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है क्लास। तो हमने जान लिया स्टोमेटा क्या होता है, और हमने ये भी जान लिया कि ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ गार्ड सेल्स कैसे होती है। जब वाटर आता है तो ओपनिंग हो गई, वाटर रिलीज हो गया तो क्लोजनिंग हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये किस क्या प्रोसेस करता है जिससे कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, जिससे इसका क्या होता है, न्यूट्रिशन की नीड पूरी हो जाती है। तो अब तक हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आगे हम पढ़ चुके थे लास्ट स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में हमने जाना था कि स्टोमेटा लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, उनके चारों तरफ क्या लगे रहते हैं, गार्ड सेल्स लगे रहते हैं। जैसे उनमें वाटर आता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, उनका मुंह खुल जाता है, उसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे वो वाटर यूज हो जाता है तो उन स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, और उसे कहते हैं क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब मैंने बताया था कि इन स्टोमेटा का रोल है ग्रीन प्लांट्स में एक प्रोसेस करने में, जिससे कि उनका क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, जिससे कि क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस एक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड लिखा है फोटो वर्ड बना है फोटोन से, और सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है टू मेक, बनाना। और फोटोन क्या होते हैं, सनलाइट या लाइट के पार्टिकल्स को हम फिजिक्स में क्या कह देते हैं, फोटोन कह देते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोन मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट की प्रेजेंस में बनाना क्या, फूड, अपना न्यूट्रिएंट। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि कहां पर देखने को मिलता है, हमें ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन एल्गाई में देखने को मिलता है। किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे हमने देखा था कि जो स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स है, वहां पर लीव्स में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। कहां से आता है ये, सोइल में से आता है प्लांट्स में वाटर, और जो एयर है वहां से क्या आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, CO2 आ जाती है। कहां पर, स्टोमेटा में। और जैसे ही स्टोमेटा में आई CO2 और सोइल से आया था वाटर, तब जो लीव्स के अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। वो क्लोरोफिल जैसे हमारी रसोई में, किचन में खाना बनाने का काम करती है हमारी, कोई भी फैमिली मेंबर जब खाना बनाता है तो वो क्या कहलाता है, किचन में फूड मेकर कहलाता है। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, वो जैसे ही उसे H2O मिलती है और CO2 मिलती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या बना देता है, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बना देता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसी को क्या कहते हैं, ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स के लिए किसके काम आता है, एनर्जी के काम आता है। और जो बचा हुआ ग्लूकोज एनर्जी के काम नहीं आ पाता, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, वो ग्लूकोज फॉर्म स्टोर हो जाता है प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में, STARCH, स्टार्च की फॉर्म में। वही ग्लूकोज जो यूज नहीं हो पाता वो स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए। अब जैसे ही क्लोरोफिल ने सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, तो उसमें
कुछ बन जाती है ऑक्सीजन, जो कि क्या कर देता है, वही स्टोमेटा जिसने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली थी, वही स्टोमेटा क्या कर देता है, इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और साथ में क्या होता है, कुछ पानी, जो पानी लिया था उसमें से कुछ पानी एक्स्ट्रा बच जाता है, जो कि लीव्स क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं और इवेपोरेट हो जाता है वो वाटर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, जिससे क्या होता है, प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये कैसी रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, अपने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को करते हैं। ओके अब कोई बार क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आ जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। सबसे पहले लीव्स क्या करती हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई थी, ये जो लाइट एक एनर्जी यूज हुई थी, लाइट क्या एक एनर्जी की एक फॉर्म है, लाइट एनर्जी, जैसे हमारी विंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, काफी आपने पढ़ी होंगी। वैसे ही हमारी लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट एनर्जी। तो जो हमारी सबसे पहले क्या है, क्लोरोफिल में क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ, जैसी वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। और उस केमिकल एनर्जी की मदद से ये जो हमारा वाटर होता है ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें, H2 में और ऑक्सीजन में। और ये जो हमारा फिर दूसरे स्टेप के बाद ये जो हमारा तीसरा स्टेप होता है उसमें क्या होता है, ये जो हमारा वाटर ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसका जो हाइड्रोजन है वो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ मिल जाता है, C और O पहले से ही थे, H भी मिल गया, तो C, H और O ये तीनों एलिमेंट मिलते हैं और क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस का तीसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। हमने इसको रिडक्शन क्यों बोला, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इंडिकेशन में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन की मात्रा ऐड हो जाए या ऑक्सीजन की मात्रा रिड्यूस हो जाए और या दोनों हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन की अमाउंट क्या हो गई, ऐड हो गई। अभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन जो वाटर से हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हुआ था और ऑक्सीजन अलग हुआ था, उसका हाइड्रोजन कहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाता है और ऐड हो जाता है। तो क्या बन जाता है वो, C6H12O6 बन जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि CO2 का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ओके अब अच्छा ये कैसी इक्वेशन है, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। इसको हम क्या करें, अगर हम इसको बैलेंस करने लगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाए तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है, 6। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 1। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन के यहाँ पर भी 6 लगा दूंगा और कितने एटम बन जाएंगे, 6 कार्बन के एटम बन जाएंगे। ठीक इसी तरीके से मैं फिर क्या करूंगा, अब मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स बराबर नहीं है तो मैं इधर भी 6 लगा दूंगा, तो मेरे ऑक्सीजन के एटम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूंगा, 12 लगा दूंगा, तो मुझे हाइड्रोजन के एटम्स भी, अब मेरे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, 12 2 जा 24, लेकिन रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में कितने 12 और यहाँ पर कितने 2 ही है, तो मुझे यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। अब 6 2 जा 12 एटम हाइड्रोजन के ये हो गए और 12 ये रहे, 12 और 12 कितने हो गए 24 प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन के कितने आइटम हो गए, 12 2 जा 24। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12 1 जा 12 और 6 2 जा 12, 12 और 12 कितने हो गए 24। और प्रोडक्ट में भी देखो कितने हो गए 6 और 6 2 जा 12, 12 और 6 क्या हो गए 18 और 6 ये रहे, तो कितने हो गए ऑक्सीजन के आइटम भी 24। और कार्बन के भी प्रोडक्ट में 6 है और रिएक्टेंट में भी 6 है। तो अब हमारी ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये हमने थोड़ा सा चैप्टर 1 का बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को भी रिवाइज कर लिया। तो हमने देखा कि जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो ऑटोट्रोफ्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना रहे हैं। उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर तीसरे स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन ऐड होकर के वो कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें ग्लूकोज में, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है ग्लूकोज में। ये है हमारे क्या फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। अच्छा ये एक मैंने पॉइंट ऐड किया हुआ है
कि जो अभी मैं बता भी चुका हूँ कि जो हमारी लीव्स होती है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, और उन्हीं के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं प्लांट्स में या ग्रीन एल्गी में। और इन्हीं में क्या देखने को मिलता है, हमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब अगला टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।